तो भारतीय संविधान में बात की गई थी क्या, सोशल एंड एजुकेशनली आपके जो बैकवर्ड हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में सरकार चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। 1953 में काका कालेलकर कमीशन का किया गया गठन, और इस कमीशन को ये काम दिया गया कि ये पहचानो कि देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कितनी कम्युनिटी है, और इन कम्युनिटी का इनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व है या नहीं है। ठीक है, काका कालेलकर कमीशन ने आपके कहा कि देश के अंदर 15% एससी और 7.5% एसटी, मतलब 22.5% कम्युनिटी ऐसी है, ठीक, कैसी है, जिसका उसकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। और अगर इनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो इनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, ये पहले हुआ। काका कालेलकर कमीशन की सिफारिश आपके तब आई थी जब तक भारत में अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं आया था, उससे भी पहले की सिफारिश है ये। और जब तक ये एक्ट नहीं आएगा तब तक तो ये एजुकेटेड ही नहीं होंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट, अब यहाँ काका कालेलकर कमीशन की आपके रिकमेंडेशन आई, और इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे अब आपके होता क्या है कि 1956 में भारत सरकार आपके संज्ञान लेती है और भारत सरकार गवर्नमेंट जॉब में एससी एसटी को रिजर्वेशन की व्यवस्था कर देती है। एससी 15%, एसटी 7.5% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। और गवर्नमेंट का ऐसा मानना होता है कि 10 साल में आपके एससी और एसटी को अपनी जनसंख्या के अनुपात में आपके क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, हुआ नहीं ऐसा। अब इसके बाद में आगे आते हैं क्या होता है। 1956 यानी कि 1976 में अब आपके क्या, सॉरी 1966 में क्या होगा, अभी रिव्यू होगा क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे थे। ठीक, अब आते हैं 1966। ये थी 1966 की सिचुएशन। 1966 में हुआ आपके रिव्यू, सरकार ने रिव्यू कराया। सरकार ने देखा कि ये है देश की पॉपुलेशन, जनरल 77%, एससी 15%, एसटी 7.5%, यहां हुआ। दूसरा, आपके गवर्नमेंट जॉब में अभी भी 100 में से 97 नौकरियां सिर्फ जनरल के पास, एक आध नौकरी एससी की बढ़ गई, एसटी की वहीं की वहीं, यानी ये 22.5% होते हुए भी कुल कितनी नौकरियां हैं, 3%। यानी कि आपके लास्ट 10 साल में रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला। ठीक, अब क्वेश्चन कहां आया कि ऐसा हो कैसे गया, रिजर्वेशन का फायदा मिला क्यों नहीं। ठीक है, तो अब इस मुद्दे पे आपके किया गया विचार। ठीक, अब मुद्दे पे विचार किया गया तो मुद्दे पे निष्कर्ष ये निकल के आया कि गवर्नमेंट जॉब में हमने रिजर्वेशन तो दे दिया एससी एसटी को, ठीक, लेकिन आईएएस बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एससी एसटी ग्रेजुएट थे उस समय, एक भी नहीं, तो बनेंगे कहां से आईएएस। फिर सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सिर्फ नौकरियों में रिजर्वेशन देने से इनका एम्पावरमेंट नहीं होगा, पहले क्षमताओं का विकास तो करो। ठीक, तो फिर अब आपके यहाँ क्या किया गया, अब क्षमताओं के विकास पे काम शुरू होगा कि पहले ना एजुकेशन तो दें, क्योंकि हर सरकारी नौकरी के लिए एक मिनिमम क्लास क्वालिफिकेशन होती है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन, और जब तक हमने वो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी नहीं है तो ये एपीआर कैसे होंगे, एपीआर ही नहीं होंगे तो फिर नौकरी मिलेगी कहां से, पहले एपीआर होना भी है। ठीक है, तो अब यहाँ आपकी व्यवस्था का एनालिसिस किया गया, इसको अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक, इस व्यवस्था के सेकंड पॉइंट को नोट करो, सिस्टमैटिक व्यू है। ये याद रखना कि ये हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि ऐसा था, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है ये। क्लियर हुआ? अब फोकस होगा इनके एजुकेशन, ठीक, इसके ऊपर, क्योंकि सोशल एंड एजुकेशनली इंपावर्ड करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, रातों रात ये प्रोसेस सफल नहीं होगी। तो 1966 में इस व्यवस्था का रिव्यू होगा, रिव्यू करने के बाद सरकार ये कहेगी कि अभी कोई फायदा नहीं हुआ इस सिस्टम का, इसे अगले 10 साल के लिए और क्या कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। अब आते हैं, अब अगला 10 साल में आपके रिव्यू कब होना है, 1976। ठीक है, अब 1976 में रिव्यू तो होना है, लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि 1976 में देश में लगी हुई थी नेशनल इमरजेंसी। ठीक, तो जब इमरजेंसी लगी है तो इस आरक्षण के मुद्दे पर दिमाग लगाएगा कौन। ठीक, अब नेशनल इमरजेंसी इधर लगी हुई थी, ठीक है, और इधर आपके क्या होता है कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और देश में आपके नई सरकार आती है, किसकी, जनता पार्टी की सरकार। ठीक, अब ये जनता पार्टी सरकार आती है
और जनता पार्टी सरकार आके क्या करती है, ये कमीशन का गठन करती है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और इस कमीशन का नाम होता है मंडल कमीशन 1978। ठीक, मंडल कमीशन से यह कहा गया कि मंडल कमीशन को ये क्या दिया गया, टास्क दिया गया, ये पता लगाओ कि एससी एसटी के अलावा और कितनी कम्युनिटी भारत में है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उन कम्युनिटी का उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। ये काम किसको दिया गया, मंडल कमीशन को। तो अब यहां आपके क्या देखा गया, मंडल कमीशन ने देखा कि आपके जनरल एससी और एसटी, एससी 15, एसटी 7.5, ये हो गया। अब इन्होंने जो ये 77.5% था, इसको दो हिस्सों में आपके डिवाइड किया। एक वहां आपकी जनरल कैटेगरी जिसकी मेजोरिटी है गवर्नमेंट जॉब में, और एक वह जनरल कैटेगरी जिसकी गवर्नमेंट जॉब में आपकी मेजोरिटी नहीं है, और इसी को नाम उठा के दे दिया इन्होंने ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी पहले किसमें कैलकुलेट होते थे, जनरल में। तो अब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन ने कहा कि देश में 50% एलिट क्लास का उच्च वर्ग है जिसके पास आज भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, और ये जो आपके देश में एक आपकी जनरल क्लास ऐसा भी है 27.5% का जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और गवर्नमेंट जॉब में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, और इसी वर्ग को आपके इन्होंने नाम क्या दिया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक, एससी 15%, एसटी 7.5%, इनमें भी अभी तक इतना ही रिफॉर्म हुआ है, अभी भी पूरी जॉब एससी एसटी को भी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिली, लेकिन जॉब बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि अब इनके अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस आई, तो धीरे धीरे सरकारी जॉब में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ना शुरू हो गया। तो ये कमीशन आया 1978 में, बीपी मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन आपके उठा के रिकमेंड देगा ओबीसी रिजर्वेशन 27.5, 27% 27%, ये मंडल कमीशन की सिफारिश थी, यानी कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन की इन्होंने रिकमेंडेशन कर दी। अब मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन की 1980 में, तब तक चली गई सरकार, जनता पार्टी सरकार लेके आई थी इसे। अब जनता पार्टी सरकार इसे लेके आई थी, जनता पार्टी सरकार गिर गई, द्वारा आ गई इंदिरा गांधी सरकार। मंडल कमीशन की आपकी जो सिफारिशें थी, इंदिरा गांधी सरकार ने उस फाइल पे लगाया लाल डोरा और रख दिया साइड में, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी सरकार ने कोई दिमाग ही नहीं लगाया उस पर। ठीक, अब इसके बाद आपके आगे की कहानी शुरू कहां से होगी, अब आगे की कहानी आपके शुरू ऐसे होगी कि ये पूरा घटनाक्रम आपके चलता रहा। 1984 में आपके इंदिरा गांधी की डेथ हो जाएगी, 1985 से लेके आपके 90 तक राजीव गांधी की सरकार रहेगी। ठीक, अब होता क्या है आगे समझना। 1989 1989 में देश में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, देश में जब आपके लोकसभा चुनाव होते हैं तो इन लोकसभा चुनावों में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है लोकसभा में, वो कांग्रेस होती है। ठीक, लेकिन कांग्रेस की सीटें पहले से कम हो जाती है, कांग्रेस हमेशा 450 सीट लेके आती थी लोकसभा में, 400 450, और 1989 में इनके पास 300 350 सीटें आपके आई। राजीव गांधी ने कहा कितनी सीटों पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक, वर्तमान में तो आपके 200 भी होती है, जुगाड़ तोड़ से पीएम बन ही जाता है, लेकिन इन्होंने 300 350 सीटों के बाद पीएम बनने से मना कर दिया, इन्होंने कहा हमें नहीं बनना। ठीक है, तो अब आपके ये पीएम नहीं बनेंगे तो बनेगा कौन, सबसे बड़ी पार्टी तो यही थे, तो इन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन दे देंगे लेकिन हम सरकार में नहीं आएंगे। तो अब आपके आते हैं कौन, बीपी से, एक आपके कुछ समय के लिए पीएम आएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, पहली त्रिशंकु सरकार आपके भारत की जो बाहर से समर्थन के ऊपर आपके क्या थी, टिकी हुई थी। मैन होल्ड कांग्रेस का सपोर्ट था बाहर से, तो मैन तो आपके कांग्रेस की दम पे चलेगी ये सरकार। अब आगे की कहानी आपके शुरू कहां से होगी, आगे की कहानी शुरू ये होगी कि इस समय हरियाणा के आपके टॉप लीडर हुआ करते थे चौटाला, सीनियर चौटाला, जूनियर चौटाला नहीं। ठीक, अब सीनियर चौटाला आपके लीडर भी अच्छे थे और किसान लीडर भी माने जाते थे, किसानों के ऊपर इनकी पकड़ भी क्या थी, बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो अब यहां आपके हुआ ये कि उस समय आपके हरियाणा में इलेक्शन होने वाला था, हरियाणा में इलेक्शन होने वाला था, तो सीनियर चौटाला ने क्या किया कि जूनियर चौटाला को नॉमिनेट कर दिया हरियाणा सीएम पद के लिए। ठीक, हरियाणा सीएम पद के लिए आपके नॉमिनेट किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये बात लगी बुरी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह और आपके सीनियर चौटाला के बीच कहासुनी हो गई इस बात को लेके, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि कहासुनी तो हो गई, समर्थन तो इन्हीं लोगों का है हमारे पास, ये समर्थन वापस खींचेंगे तो सरकार चली जाएगी। ठीक, अब ये हुआ, तो अब यहां विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अब आपके किया क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया एक कि जैसे ही इन्हें पता चला कि इनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, मान लिया 20 तारीख को, ठीक, तो इन्होंने 19 तारीख को ही आपके 10 साल पुरानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट उठा के पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करवा दी, इन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आपके चुनाव हुआ तो ये जीतेंगे किस आधार पे, इनके पास तो कोई आधार था ही नहीं। ठीक है, तो आपके बीपी सिंह सरकार ने आपके अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही आपके क्या किया कि मंडल कमीशन की आपकी रिपोर्ट क्या करवा दी, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करा दी, पार्लियामेंट में चर्चा कर दी और घोषणा कर दी कि हम भविष्य में विचार कर रहे हैं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की। अभी बीपी सिंह ने आपके ऐसा बोल दिया, दूसरे दिन चली गई सरकार, लेकिन ये चिंगारी तो लगा गए ओबीसी रिजर्वेशन, इन्होंने सिर्फ एक चिंगारी लगाई, इन्हें लगा कि ओबीसी का जो 27.5% वोट बैंक है उसका फायदा हमें मिल जाएगा। अब यही पैरेलल एक घटना आपके देश में आपके और चल रही थी, पैरेलल एक घटना आपके देश में क्या चल रही थी कि इसी टाइम आपके, ठीक,
बरसों से राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ था। फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके आदेश देती है कि राम जन्मभूमि के इस ताले को आपके हटा दिया जाए और हिंदुओं के लिए आपके राम जन्मभूमि के दरवाजे खोल दिए जाए। ठीक है, खोल दिए गए फैजाबाद कोर्ट के आदेश पे। अब इतने में झंडा बुलंद किया आपके लाल कृष्ण आडवाणी ने। इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाल दी और यहाँ से बीजेपी का आपके विजय अभियान शुरू होता है। ठीक, हिंदुत्व की राजनीति। तो अब यहाँ आपके इन्होंने तब कसम खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बनवाया तो मोदी ने। ठीक, तो अब लाल कृष्ण आडवाणी ने आपके ये रथ यात्रा निकाली, झंडा ऊंचा किया कि अगर आज हम हिंदुत्व के नाम पे खड़े होंगे तो आज नहीं तो कल शायद पीएम बन जाए, लेकिन मोदी ने इनको मौका नहीं दिया। ये आज भी सीनियर एडवाइजर ही है, लेकिन मौका इनको कभी भी पीएम बनने का नहीं मिल पाया। तो अब यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ जो रथ यात्रा निकाली तो उससे एक माहौल देश में गर्म हो गया, कौन सा? हिंदुत्व का। ठीक, अब देश के अंदर 1990 का चल रहा था आपके इलेक्शन, 90-91 में इलेक्शन था। अब ये जो आपके इलेक्शन था, अब इस इलेक्शन में आपकी स्थिति ये थी कि एक तरफ बीपी सिंह चिंगारी लगा के ओबीसी रिजर्वेशन की, दूसरी तरफ इन्होंने राम मंदिर की लगा दी। यानी कि पूरे इलेक्शन में सिर्फ दो ही धड़े थे आपके, मंडल या कमंडल। ये उस समय के इलेक्शन का सिंबल हुआ करता था, कमंडल यानी हिंदुत्व, आप बीजेपी में जाना चाहोगे, और या फिर मंडल यानी कि इस ओबीसी के आधार पर वोट देना चाहोगे। अब राजीव गांधी सरकार यानी कि कांग्रेस को ये लगा कि ये दोनों तो प्ले कार्ड खेल गए, हम कहां जाएं। कांग्रेस तो किस आधार पर इलेक्शन लड़ेगा, कांग्रेस फंस गई बीच में। ठीक, क्योंकि अगर मंदिर का समर्थन करें तो मुस्लिम वोट बैंक गया, कमंडल का समर्थन करें यानी मंडल का, ओबीसी का, तो अदर वोट बैंक गया। तो अब कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं, किस आधार पर अपने इलेक्शन को हम कैंपेन करें। ठीक, अब किस आधार पर कैंपेन करें, तो अब आगे होता क्या है, लोकसभा चुनाव 4-5 चरणों में होता है, 5 चरणों में होना था लोकसभा चुनाव। पहला चरण का आपके लोकसभा इलेक्शन हुआ और पहले चरण के लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल के परिणाम आए, कांग्रेस हर जगह से हार रही, 100 सीटों के आसपास आपके हो चुका था। अब कांग्रेस हर जगह से आपके हार रही। अब दूसरे चरण का आपके लोकसभा इलेक्शन होना था 23 मई 1991। ठीक, तो 21 मई 1991 को आपके राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर आपके तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को आपके एड्रेस कर रहे थे और इसी में आपके राजीव गांधी की हो जाती है डेथ। और राजीव गांधी की डेथ के बाद जो देश की जनता के सेंटीमेंट्स और इमोशंस कांग्रेस के साथ जो जुड़ते हैं, बाकी के 4 आपके जितने भी चरण हुए सब में कांग्रेस टॉप है, मंडल कमंडल साइड। यानी कि देश में आपके भावना इतनी ज्यादा हुई राजीव गांधी के लिए कि कांग्रेस जीत गई सिर्फ इसी भावना पे। ठीक, अब कांग्रेस आपके जीत गई। अब कांग्रेस आपके जीत गई तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जीती तो है, लेकिन उसे इन भावनाओं का ध्यान तो रखना है। अब यहाँ 2 पॉइंट देखना, जब बाबरी मस्जिद आपके विध्वंस हुआ तब भी आपके कांग्रेस थी, चुपचाप आपके उन्होंने गिरवा दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो समय के फेज में आपके कल्याण सिंह का कितना भी रोल था, लेकिन देश में तो आपके नरसिम्हा राव बैठे थे कांग्रेस सपोर्टेड। ठीक, नरसिम्हा राव आपके पता सबको सब रहता है टॉप लीडर्स को क्या हो रहा है। 6 घंटे के लिए इन्होंने पीएमओ की सारी टेलीफोन की लाइनें बंद करा दी थी जब तक बाबरी मस्जिद गिर नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट इन्हें हमेशा ध्यान रहता है क्या, वोट बैंक। ये वोट बैंक को कोई हिलाना नहीं चाहते। हिंदुत्व की खातिर इस देश में अगर कुर्सी किसी की गई है तो कल्याण सिंह, अदरवाइज कुर्सी किसी की नहीं गई। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा समझना। तो अब यहाँ आपके हम देखते क्या है, कहानी आपके शुरू कहां से हुई, बीपी सिंह